Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CNA नर्सिंग एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स में जब ओवर हाइड्रेशन या डेफिशिएट हो जाता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लूइड का पार्ट कि फ्लूइड डेफिशिएट या एक्सेस होता है तो क्या कहते हैं। जब फ्लूइड डेफिशिएट होता है तो उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, और फ्लूइड एक्सेस में होता है तो दैट इज ओवर हाइड्रेशन और ओवरलोड। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन वो कंडीशन होती है जब बॉडी को जितना सफिशिएंट फ्लूइड्स चाहिए होता है, फ्लूइड्स और सॉल्यूट्स, वो नहीं मिलते हैं तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाती है। इन दोनों के ही 3 टाइप्स होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में। तो जो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन है उसमें क्या होता है कि जब वाटर और सॉल्यूट्स इक्वल क्वांटिटी में लूज हो जाते हैं बॉडी से। उसमें ऐसा नहीं है पानी ज्यादा हो गया या सॉल्यूट, जब इक्वल क्वांटिटी में, आइसोटोनिक है ना, तो दोनों ही बॉडी से इक्वल क्वांटिटी में लूज हो रहे हैं, उस कंडीशन को आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसको हाइपोवोलीमिया भी कहते हैं, और इसको ये सबसे ज्यादा कॉमन आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन जो है, डिहाइड्रेशन का सबसे कॉमन पार्ट है। उसके बाद आता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि ज्यादा वाटर लॉस होता है देन इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उसे हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब आता है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाते हैं देन कंपैरेटिवली वाटर। अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड वॉल्यूम ओवर हाइड्रेशन के बारे में। तो फ्लूइड ओवर हाइड्रेशन क्या होता है? एक कंडीशन जिसमें बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा फ्लूइड और सॉल्यूट्स हमारी बॉडी में अवेलेबल हो जाते हैं, जितनी हमको रिक्वायरमेंट होती नहीं है। उसके भी सेम वही तीनों टाइप्स होते हैं, आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन, हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन और हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन। अब इनमें क्या होता है? आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन में होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट होते हैं उसमें एक्सेस फ्लूइड फिल हो जाता है। हाइपरटोनिक में क्या होता है? हाइपरटोनिक में क्या होता है कि इंट्रासेलुलर स्पेस से एक्स्ट्रा सेलुलर जो हमारे कंपार्टमेंट होते हैं उसकी तरफ फ्लूइड्स जाना शुरू कर देते हैं। और हाइपोटोनिक में क्या होता है? इसको वाटर इंटॉक्सिकेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो हमारा स्पेस होता है, कंपार्टमेंट होता है, उससे इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट की तरफ पानी फ्लूइड जाने लग जाता है। तो उससे आगे हम पढ़ाएंगे अब असेसमेंट। तो हाउ विल वी असेस कि ये डेफिशिएट कंडीशन है, क्योंकि पेशेंट को देख के ये सेल्स हम बॉडी के अंदर तो एकदम से नहीं देख पाते ना, ये हम डायग्नोज कैसे करेंगे कि इसको डेफिशिएट है। तो उसके लिए क्या है? थ्रेडी पल्स होगी। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो जो हमारी पल्स होती है वो बहुत वीक हो जाती है, हमारा बीपी कम हो जाता है, हमारी जो नेक और हैंड्स की जो वेन है वो विजिबल नहीं होती, फ्लैट हो जाती है। उसके बाद जो हमारा CVP है वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि हमारी जो CNS एक्टिविटीज हैं वो इंक्रीज हो, मतलब वो भी डिक्रीज हो जाती है। रेस्पिरेटरी रेट दोनों ही कंडीशन में इंक्रीज होती है। और जो बॉडी वेट है, जब सब कुछ डिक्रीज होता जा रहा है, जब बॉडी में फ्लूइड ही कम है, तो और क्योंकि हमारी बॉडी कितना परसेंट कैरी करती है? 60% ऑफ जितना फ्लूइड्स होते हैं हमारी बॉडी का बॉडी वेट, तो बॉडी वेट भी कम हो जाता है जब बॉडी में ऑलरेडी हाइड्रेशन की कमी होती है तो। और यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, जो स्किन है वो ड्राई होती है, माउथ भी ड्राई होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और थर्स्ट इंक्रीज हो जाती है, एक्सेसिव थर्स्ट लगती है हमें। ये डेफिशिएंट कंडीशंस है। अब हम डिहाइड्रेशन के बारे में पढ़ते हैं कि डिहाइड्रेशन के कॉजेस क्या होते हैं। सबसे पहले आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन के क्या कॉज होते हैं? इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्लूइड्स एंड सॉल्यूट्स। जब हम सफिशिएंट क्वांटिटी में ले ही नहीं रहे हैं तो हो सकता है। और क्या? फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है कंपार्टमेंट्स के बीच में, और एक्सेसिव लॉस हो रहा है आइसोटोनिक फ्लूइड का हमारी बॉडी से। इसके अलावा हम क्या करेंगे अब? हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन के क्या कॉजेज होते हैं? अगर हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस, क्योंकि हमने पढ़ा था जो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन है उसमें क्या होता है? बॉडी से फ्लूइड लॉस ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो किन कंडीशंस में बॉडी से फ्लूइड लॉस ज्यादा होता है? पर्सपिरेशन, बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं आपको, कीटोएसिडोसिस हो गया है, बहुत टाइम से फीवर चल रहा है, डायरिया है, डायबिटीज इंसिपिडस है, या फिर किडनी, कोई अर्ली स्टेज किडनी डिसीज है, तो इन कंडीशंस में हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस ज्यादा होना शुरू हो जाता है। अब आते हैं कि क्या कॉजेज है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन के। इसमें क्या होते हैं? हमारी बॉडी में क्या होता है? सॉल्यूट ज्यादा निकलते हैं। तो वो किस कंडीशंस में होता है? क्रॉनिक इलनेस है, या एक्सेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट है, या फिर किडनी डिसीज है, या फिर कोई क्रॉनिक मैल न्यूट्रिशन चल रहा है।
इन सारी कंडीशंस में हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। तो अब हम पढ़ेंगे इंटरवेंशन। तो इसके लिए हमें करना कैसे है, क्या मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले होता है ORS। अगर पेशेंट ले सकता है ओरली तो हमको उसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, ORS देंगे। अगर वो ओरली नहीं ले पा रहा है तो हमको उसको IV थेरेपी देनी है। अगेन अगर आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन है तो हमको उसको सेम आइसोटोनिक फ्लूइड ही प्रोवाइड करने हैं। इन फ्लूइड्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया है आपको। फॉर हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन हमको हाइपोटोनिक फ्लूइड्स देने हैं, क्योंकि बॉडी में कौन सा डिहाइड्रेशन है, हाइपरटोनिक। इसमें वाटर लॉस ज्यादा हो रखा है तो हमको हाइपोटोनिक फ्लूइड्स देने पड़ेंगे। और हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा लूज होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या देने पड़ेंगे, हाइपोटोनिक फ्लूइड्स। अब असेसमेंट फाइंडिंग्स वो हम पढ़ चुके हैं डिहाइड्रेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ओवरलोड यानी कि ओवर हाइड्रेशन के बारे में। अब उनकी क्या फीचर्स होते हैं, जैसे कि उसमें थ्रेडी पल्स थी, इसमें हमारी बाउंडिंग पल्स और एलिवेटेड बीपी भी बढ़ जाएगा। वो सारे ये दोनों ना अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी होते हैं। जैसे उसमें सारी चीजें नीचे की तरफ जाती हैं, इसमें सारी चीजें बढ़ जाती हैं। जैसे एलिवेटेड बीपी होगा हमारा, डिस्टेंडेड नेक और हैंड वेन्स उसमें नीचे मतलब हाइड हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। इसमें डिस्टेंट शो होनी ज्यादा दिखनी शुरू हो जाती है। हमारा CVP बढ़ जाता है। जब CVP बढ़ जाता है तो जो कॉन्शियस का लेवल होता है ना वो ऑल्टर्ड हो जाता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट मैंने पहले भी बोला था, दोनों में ही इंक्रीज होती है। इसमें क्या होता है कि जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं तो क्रैकल्स की साउंड आती है, मॉइस्ट क्रैकल्स की साउंड आती है। हेडेक होने लग जाता है, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, स्किन कूल रहती है क्योंकि बॉडी में बहुत सारा फ्लूइड है, पिटिंग एडिमा होता है और डायरिया होएगा। इंक्रीज बॉडी वेट, क्योंकि जैसे ही बॉडी में फ्लूइड्स बढ़ गए हैं हमारी रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा, तो वेट भी बढ़ जाएगा। और लीवर एनलार्जमेंट और साइट्स वगैरह ये सब होता है। उसके अलावा अब ओवर हाइड्रेशन जो होता है उसके क्या कॉजेज होते हैं। अगर इनएडिक्वेट कंट्रोल्ड IV थेरेपी दे रहे हैं, अगर उसको ढंग से मॉनिटर ही नहीं कर रहे तो ओवर हाइड्रेशन हो सकता है। कोई किडनी डिसीज हो सकती है, बहुत लंबे टाइम से आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे हो, तो ये आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन के कॉज होते हैं। अब है हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन। इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन होता है, या फिर हाइपरटोनिक सोल्यूट आपको एकदम से इन्फ्यूज कर दिया है, या फिर एक्सेसिव सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी पे चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से चल रहे हो। इसलिए जब भी आपको ये इलेक्ट्रोलाइट्स की कुछ भी आपको डोज दी जाती है तो उसका मेंटेनेंस या फिर उसकी प्रॉपर हमें उसको चेक करना है। ऐसा नहीं है कि वो बॉडी में ज्यादा हो जाए, उसका रेगुलेशन फ्रीक्वेंट उसको टेस्ट करना कि आप कितने नॉर्थ रेंज में आ गए हैं, नहीं तो ये एक्सेसिव हो सकता है। सो हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन के क्या कॉजेज हैं, जैसे अर्ली किडनी डिसीज हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, या सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि हमारा जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। उसके अलावा अगर हमारी बॉडी में आइसोटोनिक फ्लूइड लॉस हो रहा है और उसकी जगह हम हाइपोटोनिक फ्लूइड्स दे देते हैं तो भी हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन हो सकता है। अब इसके बाद है इंटरवेंशंस। जैसे हमने पढ़ी थी डिहाइड्रेशन में हमें क्या करना है, सेम वे अगर ओवर हाइड्रेशन होता है तब हमें क्या करना है। इसमें क्या है कि हमको फर्दर फ्लूइड ओवरलोड रोकना है। ऐसा नहीं है कि हो गया चलने दो, नहीं, जितना जल्दी हमको पता चलता है हमको उसको स्टॉप करने की जरूरत है। उसके अलावा हमें डायूरेटिक्स देनी है। डायूरेटिक मेडिसिन जैसे कि उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ताकि हम अपनी बॉडी से जो ओवरलोड हुआ है उसको निकाल सकें। हमें फ्लूइड और सोडियम इनटेक रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि जितना बॉडी में सोडियम होता है ना वो फ्लूइड को उतना ही रिटेन करता है। तो हमको फ्लूइड्स भी नहीं देने पेशेंट को और सोडियम इनटेक भी रिस्ट्रिक्ट करना है। उसके अलावा आईओ चार्ट मॉनिटर होना चाहिए। आईओ चार्ट क्या है, इनपुट आउटपुट चार्ट। उसी से हमें पता चलेगा कि जितना इनटेक लिया था उतना आउटपुट आ रहा है या नहीं। और जब तक ओवरलोड है जो हमारा बॉडी से उसको निकालने की वो है वो ज्यादा होना चाहिए। आउटपुट ज्यादा आ रहा है, निकल रहा है बॉडी से, वो कम होता जा रहा है। और बाद में हमें पहले भी मैंने बताया होम्योस्टेसिस के लिए ये सेम होना चाहिए। उसके अलावा वेट मॉनिटर करना है कि जो एक्सेसिव वेट बढ़ गया था ओवरलोड से वो कम होने लगा है या नहीं। इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज को फ्रीक्वेंटली चेक कराना है कि अब ठीक आ रही हैं, ठीक रेंज में आ रही हैं या नहीं आ रही है, क्योंकि ओवरलोड से ये सब वेरी करने लग जाती हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ खत्म हो रहा है हमारा पार्ट 2 फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। पार्ट 1 के लिए मैंने नीचे अपनी वीडियो में लिंक दिया है, उससे देखिए। अब
नेक्स्ट के लिए अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के लिए हम बनाएंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का पार्ट 3. सी यू देन, बाय.